हेलो, आदाब, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरा नाम है अश्विनी झा और आज मैं ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मैं अपने सारे जूलॉजी के लेक्चर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इस यूट्यूब चैनल पे डाल सकूँ। आई एम एक्स आकाश एक्स पी डब्ल्यू एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर पास्ट 6 years एंड इस दौरान आई हैव guided many hundreds of students and produced multiple selections in NEET including AIR 27, AIR 76, many 650 plus scorer and few 700 plus scorer too। तो हम चाहेंगे कि अपने इस चैनल के थ्रू जो भी मेरे पुराने लेक्चर्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूं। और पहले तो मैं अपना अभी फिजिक्स वाला का जो पुराना लेक्चर्स जो मेरे पास है उनको मैं शॉर्ट में डालने का कोशिश करता हूँ। आई होप यू लाइक इट। आप प्लीज़ जो अभी इन लेक्चर्स हैं उनको देखो, क्लासरूम लेक्चर्स हैं, आपको अच्छा लगेगा। आप इसके थ्रू अपना रिविजन्स कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे इसके दौरान दिन में 2 वीडियो आ सके, एक सुबह एक शाम, जिसके थ्रू आप इसको अपने एफिशिएंसी के हिसाब से 1.5x 2x जैसे चाहो आप उसको एडजस्ट करके देख सकते हो। और अभी हम लोग जूलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं, बट मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद है कि हम बहुत सारे लोगों को ये अपना जो भी नॉलेज हम अपने एक्सपीरियंसेस जो गेन किए हैं उसको डाल सके। तो हम जूलॉजी के साथ बॉटनी भी डालने का कोशिश करेंगे, बायोलॉजी एंड एज आई हैव क्रैक्ड नीट माई सेल्फ, तो जो भी मेरा केमिस्ट्री फिजिक्स का भी नॉलेज है उसको भी इन द कमिंग टाइम्स वी विल ट्राई टू अपलोड। बट अभी के लिए एज आई स्पेशलाइज इन जूलॉजी एंड आई स्पेशलाइज इन टीचिंग जूलॉजी, मेनी स्टूडेंट्स हैव रिक्वेस्टेड मी कि सर आप यूट्यूब वीडियो बनाइए, यूट्यूब चैनल्स बनाइए जहाँ से मैं नहीं हूँ पुराने ऑर्गेनाइजेशन से। तो उनके लिए ये छोटा सा चैनल बनाने का कोशिश है। आप प्लीज़ इसको जितना हो सके शेयर करो और उसके थ्रू आप अपना जितना हो सके यूटिलाइज करो। आगे के टाइम में हम लोग आपके लिए नोट्स बनाने के लिए अगर मेरा थोड़ा आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो हम लोग टेलीग्राम चैनल बनाएंगे जिसमें हम नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पे डाल देंगे। आई होप यू लाइक इट। अभी के लिए लेट्स स्टार्ट विथ द लेक्चर 1 ऑफ टिश्यूज। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल टिश्यू से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब एनिमल टिश्यूज से जो पिछले साल के एनटीए के सिलेबस में एनिमल टिश्यू हट चुका है, तो आपके एनटीए के नए वाले एनसीईआरटी में आपको दिखेगा नहीं, पर एनटीए के सिलेबस में वो है। सॉरी, एनटीए के सिलेबस में वो था, न्यू वाले एनसीईआरटी से हट चुका है, लेकिन पुराने वाले एनसीईआरटी में वो टॉपिक मेंशन्ड है। तो हम आपको वो लेक्चर्स को स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि देखिए आपको हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी इसके बात करेंगे तो टिश्यूज का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोग एकदम अभी पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक एनसीईआरटी से लेके जितना एडवांस हो सकेगा उसको ले जाने का कोशिश करेंगे। क्लासरूम लेक्चर्स हैं। आई होप कॉपीराइट स्ट्राइक ना लगे। आप लोग प्लीज़ इसको सपोर्ट करिए। मिलते हैं लेक्चर के बाद। ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बताओ कि यूनि यूनि एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सिंगल सेल से जो बना हुआ है ऑर्गेनिज्म उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और बहुत सारे सेल से बना है तो मल्टी सेल। बहुत सारे सेल से कैसे बना है? सेल से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये तो बेसिक से 10th क्लास का है। पर क्या है? अब मेरा सवाल आप लोग से है, एक स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ट्रू और फॉल्स में जवाब दीजिएगा। ध्यान से बोल रहे हैं, सुनिएगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू, the properties of tissue arises due to the underlying structure of the constituent cell. True or false? फिर से हम बोल रहे हैं, एक टिश्यू, हिंदी में समझाते हैं, एक टिश्यू का प्रॉपर्टी उसके अंदर वो जिस सेल से बना है उसके स्ट्रक्चर के कारण अराइज होता है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू और फॉल्स? अरे हाँ कि ना बोल। ट्रू। फॉल्स होगा? क्यों फॉल्स होगा? ठीक है, चलो तुम्हारे हिसाब से हम चेंज कर दे रहे हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू अराइजेस ड्यू टू अंडरलाइंग फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। अब ट्रू कि फॉल्स? तो पहला वाला भी ट्रू, दूसरा वाला भी ट्रू। पहले बार में भी आप गए अपने 5 नंबर, दूसरे वाले में भी गया आपका 5 नंबर। बोथ फंक्शन एंड टिश्यू। देख यार, यहीं पे हम, यहीं फर्स्ट क्लास हम यहीं स्टार्ट करते हैं। जो आप लोग ध्यान से नहीं देखते, नहीं पढ़ते हैं एनसीईआरटी, और बोल के ब्यूटीफुली निकल के टक करके छू के निकल जाते हैं। देखो, फर्स्ट चैप्टर पढ़े हो लिविंग वर्ल्ड? हाँ, लिविंग वर्ल्ड पढ़े हो। उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये सब प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, दिया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है नीचे एक पैराग्राफ जिसमें लिखा है पेशेंट्स लाइंग इन कोमा, एक्सेप्शन दिया हुआ है। हाँ, अरे हल्का फुल्का याद आ रहा है। उसके बाद एक चीज और दिया हुआ है कि इन हायर क्लासेस यू विल स्टडी दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ a cell arises due to underlying interaction among the constituent cell. इंटरैक्शन नहीं विश्वास होता है? एनसीईआरटी पलटिए, फर्स्ट चैप्टर पलटिए, तीसरा पेज खोलिए, और ये क्वेश्चन आ चुका है आपके मॉड्यूल से, बहुत जगह आपको मिलेगा। इंटरैक्शन, स्ट्रक्चर। देखो, हम लोग को यही सोच बदलना है। हम लोग सोच,
सोचते हैं एग्जाम में, अरे स्ट्रक्चर हाँ ठीक मार दिए, फंक्शन हाँ ठीक मार दिए, लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा है एनटीए तो वही मानेगा, 5 नंबर गया। अरे तीसरा लाइन मिला यहाँ पे, देख दूसरा पैराग्राफ, इन हायर क्लासेस, पढ़ा, दिख रहा है दूसरा पैराग्राफ, ठीक है। तो सर ये क्यों बता रहे हैं, यहाँ पे हम इसलिए बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंटरैक्शन बायोलॉजी में जहाँ पे भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक सेल, एक ऑर्गेनिल्स एक सेल के अंदर जैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं वो उस सेल का प्रॉपर्टी होगा। एक सेल दूसरे सेल से जैसे इंटरैक्ट कर रहा है वो उस टिश्यू का प्रॉपर्टी होगा। एक टिश्यू दूसरे टिश्यू से जैसे इंटरैक्ट कर रहा है वो उस ऑर्गन का प्रॉपर्टी होगा। और एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से जैसे इंटरैक्ट कर रहा है वैसे ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम फाइनली डिफाइन करेगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यस और नो बोल, समझ आया? तो इंटरैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। ये वाला पॉइंट हम बोले, इसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग बोले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले जब भी जिक्र आता है तो आपके दिमाग में कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है? ये आता है? तो क्या बोलते हैं? सबसे पहले यही आता है सबके दिमाग, ठीक है, एमीबा। तो इसी से हम लोग बात करते हैं। अब बात करिए, एक हमको जो हम पूछते जाने फटाफट बताते जाइए। एमीबा में न्यूट्रिशन लेने के लिए किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है? स्यूडोपोडिया। न्यूट्रिशन किससे कर रहा है? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या है जी? क्या है? अरे जोर से बोल। फॉस्फेट, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा चीज हम बता रहे, वैसे बॉटनी वाले सर बताएंगे। देखो यहाँ पे जो खाना आता है, ये स्यूडोपोडिया, जो इसका बाहर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये पहले सोल फॉर्म में होता है। सोल फॉर्म पता है? सोल, सॉलिड इन लिक्विड, कोलाइडल स्टेट, याद आया? सोल फॉर्म, तो सोल फॉर्म में होता है। ये सोल फॉर्म में जैसे रहता है ना, जैसे ही खाना इसके नजदीक आया, ये अपना एक्सटेंशन बढ़ाएगा, ऐसे करके एक्सटेंशन बढ़ाएगा, और उसके बाद अपने सोल फॉर्म को कन्वर्ट कर लेता है जेल फॉर्म में, ठीक है। जेल फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट कर लेता है ताकि ये खाना क्या होगा, जेल रहेगा तो आराम से घुस जाएगा ना, सोल रहेगा तो टाइट रहेगा, जेल रहेगा तो उसके अंदर घुस जाएगा ना, तो जेल फॉर्म में इसके अंदर चल जाता है, और फिर बाद में इसको सोल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। इसको हम लोग बोलते हैं सोल जेल थ्योरी, ठीक है। ये हाइमन पैंटिन और मस्ट के द्वारा दिया गया था। जब स्यूडोपोडिया, जब सर पढ़ाएंगे तो बताएंगे। पॉइंट क्या है कि न्यूट्रिशन जो है स्यूडोपोडिया से हो जा रहा है, ठीक है। आगे हम पूछ रहे हैं एक्सक्रीशन बताइए, तो एक्सक्रीशन इसमें कैसे होता है? कैसे होता है? इसमें एक स्पेशलाइज्ड, कुछ कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अरे नाम सुने हो? हाँ, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है ना, उसी वही यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन का काम करता है। तो एक्सक्रीशन किससे करते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से। के बाद एक और बात बताइए, इसमें सर्कुलेशन कैसे होता है जी? सर्कुलेशन कैसे होता है? सर्कुलेशन कैसे होता है? अरे बताओ, कैसे होता है सर्कुलेशन? नीट देखे आए हो, यूनिसेलुलर में सर्कुलेशन कैसे होता है ये नहीं पता है, यही बोलते हैं बेसिक उड़ा। सर्कुलेशन कैसे होता है? अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर रहता है, वो अपना मूवमेंट करता है ना जी, उसको हम लोग क्या टर्म देते हैं? ये टर्म सुना होगा तुम लोग सब, साइक्लोसिस। अरे सुना है कि नहीं? हाँ कि ना बोल, सुना है ना? तो सर्कुलेशन कैसे होता है? साइक्लोसिस से होता है। तो मुद्दा क्या है सर, इतना क्यों बता रहे हैं? मुद्दा ये है कि यहाँ पे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, किसी भी टाइप का मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए एक ही सेल सब काम कर रहा है ना? अरे हाँ कि ना बोल। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है क्या? यानी कि लेबर, ये काम बट रहा है क्या? एक ही सेल सारा काम कर रहा है, तो काम बट रहा है क्या? नहीं बट रहा है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ लेबर शो करेगा क्या? नहीं करेगा ना। अरे हाँ कि ना बोल। चल यहाँ पे हो गया नो डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है। अब जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात करें तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होगा जी? होगा ना। एक टिश्यू, एक ऑर्गन, हर ऑर्गन अलग अलग फंक्शन कर रहा है, हर टिश्यू का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। लेकिन ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तब जाके शरीर प्रॉपर काम करता है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते भी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना, कि सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है ना, हाँ, तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट। अरे समझ आया? तो मल्टी सेलर में डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट। हो गया? जल्दी फटाक से, जल्दी जल्दी, चलो जल्दी जल्दी। तो पीछे क्यों बैठा यार? कॉपी, पहले क्लास में मजा कर रहा है। अरे सर देखिए, आगे आ जाओ, आगे यहाँ यहाँ बैठना, पीछे में फिर ना
ऑक्सीजन सप्लाई कम जाएगा तो फिर तुमको नींद आएगा, नींद नींद नहीं आएगा, तब तुम करोगे हाफी ओ। अब जब हाफी करोगे तो यहाँ पे हम एनर्जी से पढ़ा रहे हैं, हमको मजा नहीं आएगा। हो गया, चलिए हम उधर भी आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन सा चीज सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब कौन सा ग्रुप ऑफ आता है सबसे इंपॉर्टेंट? एनिमेलिया आता है ना? हाँ एनिमेलिया आता है ना, तो हम लोग एनिमेलिया का बात किए। एनिमेलिया को हम लोग दो पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बांटते हैं। अरे तुम लोग को एनिमल किंगडम नहीं पसंद है ना? नहीं पसंद है ना? एग्जाम्पल याद नहीं होता है सर, सीक्वेंस याद नहीं होता है, इसमें कहाँ पे क्या था फलना फलना कुछ नहीं याद नहीं होता है, तब याद होगा और बहुत मजेदार तरीके से याद होगा, ट्रिक से याद होगा। अभी देखिए अभी क्या है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो यार एक सीक्वेंस, जो ये वाला सीक्वेंस है ना, आपको मेरे साथ बोलना है और वो जितने बार आप बोलोगे वो सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा। और जब वो सीक्वेंस आपको याद हो गया ना तो बस मेरा काम हो गया। सीक्वेंस कौन सा सर, कौन सा सीक्वेंस का बात कर रहे हो? ये वाला सीक्वेंस। सबसे पहले आया पॉलीफेरा, पॉलीफेरा के बाद आया सिलेंटेरेटा, सिलेंटेरेटा के बाद आया प्लैटीहेल्मिन्थ्स, प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बाद प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बाद एस्केल्मिन्थ्स, एस्केल्मिन्थ्स को बोले राउंड वर्म, राउंड वर्म के बाद आया एनालिडा, एनालिडा के बाद आया आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद आया मोलास्का, मोलास्का के बाद एकाइनोडर्माटा, एकाइनोडर्माटा के बाद हेमिकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, कॉर्डेट्स। अरे समझ आया? ये सीक्वेंस ऐसे जब आपकी जुबान पे हो गया, आप एग्जाम्पल का टेंशन मेरे पे छोड़ो, तब हम याद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग एनिमेलिया का बात करें तो एनिमेलिया को हम लोग दो चीज में बांटते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं पैराजोआ, पैराजोआ। तो पैराजोआ का मतलब क्या हुआ? देखो पैरा मतलब होता है एंशियंट, पैरा मतलब हुआ एंशियंट और पैरा मतलब हुआ प्रिमिटिव। ठीक है, तो इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो प्रिमिटिव है। तब इसमें सबसे पहले आते हैं स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस को हम लोग नाम देते हैं पॉरीफेरा। क्यों आते सर? अरे याद करो, स्पॉन्जेस में सेलुलर एग्रीगेशन था ना, था ना? तो यहाँ पे सेलुलर एग्रीगेशन है। सेलुलर एग्रीगेशन कौन सा था सर? क्वानोसाइट सेल, याद आ रहा है? क्वानोसाइट सेल था इसमें। वाटर कैनाल सिस्टम हल्का फुल्का याद आ रहा है? हाँ देखिए यार, हम सारे ये चैप्टर में ना हम कोशिश करेंगे तुम्हारा फिजियोलॉजी का हर एक चैप्टर को कनेक्ट करें, हर एक चैप्टर कनेक्ट करेंगे हम लोग। तो बेसिकली तुम्हारे ब्रेन में धागा खोलेंगे किताब का। ठीक है, तो अभी कनेक्शन चालू है। तो स्पॉन्जेस यहाँ पे पॉलीफेरा आया, इसको हम लोग पैराजोआ में इसलिए बोले क्योंकि इसमें किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है? सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। अरे समझ आया? तो यहाँ सेलुलर एग्रीगेशन से बनता है। जब इसके ऊपर बात किए हैं, इसके ऊपर बात किए जो सीक्वेंस है, इसके ऊपर जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस तो यहाँ पे हम जो आप लोग लिखेंगे हम बताते जाते हैं। इसके ऊपर यहाँ से सेल है, इसके ऊपर टिश्यू लेवल बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, सेलुलर लेवल पॉरीफेरा तक दिखता है, सेलुलर लेवल के आगे यानी सेलुलर से टिश्यू लेवल, टिश्यू से ऑर्गन लेवल, ऑर्गन, ये सिस्टम इसके आगे जो सीक्वेंस है उसमें बनना शुरू हो जाता है। यानी कि इसके बाद क्या आता है? पॉरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा वगैरह आता है। तो यहाँ से तुम्हारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आगे यानी टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हो जाता है। अरे ठीक है, हाँ कि ना बोल? अब मेरे साथ सीक्वेंस को दोहरा। पहले ये पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के बाद सबसे पहले क्या आता है? क्या आता है? सिलेंट्रेटा। क्या आता है? सिलेंट्रेटा के बाद आता है क्या? टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा के बाद क्या आता है? टीनोफोरा। टीनोफोरा के बाद क्या आता है? प्लैटीहेल्मिन्थ्स। क्या आता है? प्लैटीहेल्मिन्थ्स। प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बाद क्या आता है? एस्केल्मिन्थ्स। प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बाद क्या आता है? एस्केल्मिन्थ्स। नहीं 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 नहीं, ये आप भी पलट के देख लिए तो फिर जिंदगी भर पलट के देखते रहो, अभी नहीं। एस्केल्मिन्थ्स, एस्केल्मिन्थ्स के बाद एनालिडा, एस्केल्मिन्थ्स के बाद एनालिडा, एनालिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, एनालिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद आर्थ्रोपोडा के बाद मोलास्का, मोलास्का के बाद एकाइनोडर्माटा, मोलास्का के बाद एकाइनोडर्माटा, उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा का छोड़ दो, प्रोटो हेमी प्रोटो यूरो, उसके बाद कॉर्डेट्स। अरे समझ आया? हाँ, ये सीक्वेंस अब अपने कॉपी पे उतारिए, जो अभी बोले हैं इसको लिखिए। पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? और पहले जो उसके बाद क्या आएगा? सिलेंट्रेटा लिखिए, सिलेंट्रेटा। ये सब नाम ऐसा क्यों है तुमको पता है? ऐसे नाम इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? कभी सोचे हो? देखो यार क्या है ना, बायोलॉजी के बाबूजी कौन है? बायोलॉजी के बाबूजी कौन है? एरिस्टोटल। जूलॉजी के भी बाबूजी कौन है? एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। तो पहले टाइम जो क्लासिफिकेशन करना शुरू भी किए थे वो किए थे एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल जो ये क्लासिफिकेशन किए थे, ये किस में किए थे? ये किए थे लैटिन लैंग्वेज में। और जो लैटिन लैंग्वेज है वो है डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज मतलब इसमें कुछ भी नया वर्ड जुड़ता नहीं है। जैसे अपन हम लोग का इंग्लिश, हिंदी, इसमें नया वर्ड जुड़ता है। अरे अभी लॉकडाउन में एक नया वर्ड जुड़ गया ना इंग्लिश में, क्वारंटीन। ऐसे करके कुछ वर्ड था नहीं था, नया वर्ड बन गया क्वारंटीन। ठीक है, यहाँ पे लैटिन हो गया। और एक और लैंग्वेज है जो डेड लैंग्वेज बोलते हैं, वो चेंज नहीं हुआ है। डेड लैंग्वेज का मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ है। उसमें आता है अपना अपना भारतीय का संस्कृत। ठीक है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ। चलिए लिखिए, स्पॉन्जेस पॉलीफेरा। सबसे पहले सिलेंट्रेटा,
प्लेंटेटा के बाद टीनोफोरा, टीनोफोरा, प्लेंटेटा के बाद टीनोफोरा। टीनोफोरा का स्पेलिंग क्या होगा जी? सी टी, सी को साइलेंट मत करना, भूल मत जाना। टेनोफोरा, उसके बाद प्लैटी हेलमिन्स, प्लैटी हेलमिन्स के बाद प्लैटी हेलमिन्स, प्लैटी हेलमिन्स के बाद प्लैटी हेलमिन्स के बाद एस्कलमिन्स, ASCHELMINTHES, एस्कलमिन्स, एस्कलमिन्स। उसके बाद एनालिडा, एनालिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, ARTHROPODA के बाद मोलास्का, MOLLUSCA। उसके बाद इकाइनोडर्माटा, उसके बाद हेमिकॉर्डाटा, हेमिकॉर्डाटा, उसके बाद कॉर्डेटा। ये सीक्वेंस याद हो गया ना तो आधा एनिमल किंगडम ऐसे ही याद हो जाएगा। हर चैप्टर में करेंगे। इसके बाद हम लोग ब्रीथिंग करेंगे, उसमें करेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रीथिंग ऑर्गन, तब पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी पढ़ेंगे, फिर करेंगे। तो करते करते जब फिजियोलॉजी खत्म होगा ना, ये सीक्वेंस तो तुम्हारे मुंह पे होगा, और जब ये सीक्वेंस मुंह पे होगा तो एग्जांपल का टेंशन मेरे पे छोड़ो, एग्जांपल हम करवा ये लिख लिया। तो यहाँ तक सेलुलर एग्रीगेशन था। उसके बाद यहाँ पे जो हम बताए हैं उसमें क्या था? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल के ऊपर, टिश्यू लेवल के ऊपर ऐसे करके लिख दी, टिश्यू लेवल के ऊपर। इसको हम लोग बांटे थे पैराजोआ में, और इस क्योंकि ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, इसको हम लोग बांटते हैं यू मेटाजोआ में, यू मेटाजोआ में, यू मेटाजोआ। सर यू मेटाजोआ मतलब, यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू। एनिमेलिया को बोलते हैं हम लोग मेटाजोआ, मेटाजोआ, ठीक है, मेटाजोआ। तो मेटाजोआ का बांटते हैं पैराजोआ और यू मेटाजोआ। अरे समझ आया? पैरा का मतलब प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव में क्या होगा? सेलुलर एग्रीगेशन होगा। उसके बाद यू मेटाजोआ, यू का मतलब हुआ ट्रू, तो सेलुलर एग्रीगेशन के ऊपर यानी टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन लेवल, ये सब जो कहाँ शुरू हो जाता है? इसके आगे शुरू हो जाता है। अरे हाँ कि ना बोल। चलिए आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का यहाँ पे लाइन से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका एनसीईआरटी का लाइन देखिए क्या बोलता है। टिश्यू का पहले मतलब क्या है समझिए। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म a group of similar cell along with intercellular substance perform a specific function. Such an organization is called tissue. ये एनसीईआरटी की लाइन है। यानी बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है सर? ये बोलना चाह रहा है कि एक ऑर्गन में बहुत सारे जो सेल्स हैं, बहुत सारे जो सेल्स हैं वो एक दूसरे में इंटरैक्ट करके सिमिलर फंक्शन जब कर रहे हैं, सिमिलर फंक्शन जब कर रहे हैं तो उनको हम बोलें टिश्यू। देखो एक ऑर्गन में बहुत सारे सेल्स जब प्रेजेंट है, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है ना, ये स्पेस है ना यहाँ पे खाली खाली, हाँ, विथ लिटिल स्पेसेस, यानी ये स्पेस में क्या भरा होगा? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। दो सेल के बीच में क्या भरा होगा? इंटरसेलुलर। सेल के अंदर होता तो इंट्रासेलुलर, दो सेल के बीच में तो इंटरसेलुलर। तो दो सेल के बीच में क्या भरा होगा सर? यहाँ पे क्या भरा होगा? यहाँ पे भरा होगा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। और जितने सारे सेल्स हैं इसके अंदर सब एक स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है क्या टिश्यू बनने के लिए? एनसीईआरटी कितना अच्छे से एक लाइन में लिखा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वही नहीं लिखा, और वही पूछेगा ट्रू और फॉल्स में, असर्शन रीजन में। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्स अलोंग विथ कॉमन ऑरिजिन। ऑरिजिन सेम होना चाहिए, ऑरिजिन एक जिसके अंदर जो सेल्स हैं उनका ऑरिजिन सेम होना चाहिए, ठीक है, और फंक्शन सिमिलर करना चाहिए, फंक्शन सिमिलर करना चाहिए और स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होना चाहिए। अब हम तुमसे एक और कॉन्सेप्चुअल गूगली, ध्यान से सुनिए। एक बात बताइए, अगर एक सेल में सॉरी एक टिश्यू में क्या ये हमेशा जरूरत है कि उसके अंदर जो सेल्स है वो सेम ही फंक्शन करे? हम फिर से बोल रहे हैं, एक टिश्यू में क्या ये जरूरत है कि उसके अंदर जो सेल्स है, टिश्यू तो सेल से बना होगा ना जी, उसके अंदर जो सेल्स है वो हमेशा सेम ही फंक्शन करे? नहीं ना जरूरत। एनसीईआरटी तो वही बोल रहा है, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अरे बताओ, सोचा कभी ऐसे? नहीं सोचा ना। टिश्यू में सेल होने के लिए मतलब टिश्यू के अंदर जो सेल्स है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उनका ऑरिजिन सिमिलर होना चाहिए।
जितने सारे सेल्स इसके अंदर हैं उनका ऑरिजिन सिमिलर होना चाहिए। टिश्यू के अंदर जो सेल्स है हो सकता है वो लोग डिफरेंट फंक्शन भी कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि एक ही फंक्शन कर रहे हो सकता है वो डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हो, लेकिन अगर एक टिश्यू में जो भी सेल्स हैं उसका ऑरिजिन सेम होना चाहिए। सर ऑरिजिन मतलब अगर ये सेल, एक भी सेल एक्टोडर्मल है तो दूसरा वाला भी एक्टोडर्मल होगा, एक सेल भी मिसोडर्मल है तो दूसरा वाला भी मिसोडर्मल होगा, एक सेल भी एंडोडर्मल है तो तीसरा वाला भी एंडोडर्मल होगा। अरे समझ आया? हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सिमिलर सेल्स अलोंग विथ कॉमन ऑरिजिन, जो एनसीईआरटी बताती नहीं है। लिखिए जल्दी, ये ड्राइंग बनाइए। along with common origin वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। अरे इधर देखने का ही जरूरत पड़ रहा है जी तुम लोग को बोर्ड पे, बोले ना बोर्ड पे मत दिखो, अपने से देखो, अपने से याद करो। क्या बोले? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विद कॉमन ऑरिजिन परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। इतना नहीं लिख रहे हो? अरे एमबीबीएस कॉलेज में 32 पेज लिखना पड़ेगा एक पेपर का, तब क्या होगा? इधर मत देखिए, चलिए। यार हम तुम लोग को भगवान बना रहे हैं, भगवान बना रहे हैं, सही बात है ना? डॉक्टर दूसरा भगवान होता है, और भगवान बनने के लिए आप लोग बोर्ड पे देख रहे हो। बताओ, चलिए आगे बढ़े। हो गया? चलिए देखो सर, ये अब तुम लोग को कौन बता दिए एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल? बहुत को आता होगा। क्या होता है सर एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल? बताइए तो, पूछे नहीं आप लोग, बोल के हम निकल गए, अभी निकल गए रहते। क्या होता है? हाँ, जर्म लेयर्स क्या होता है? 3 टाइप, ये तो हम बोलेंगे तो 3 टाइप तो होबे करेगा। और जर्म लेयर क्या होता है? बेसिक क्लियर करो, एकदम बेसिक, क्या होता है एम्ब्रायोनिक लाइफ में? एम्ब्रायोनिक लाइफ में जिससे डिफरेंट ऑर्गन एंड डिफरेंट पार्ट बनता है, काइंड ऑफ सही। तो ये बनता कैसे जर्म लेयर्स? कैसे बना ये जर्म? हाँ बोलो। बस बस हो गया, समझ गए कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे चलिए देखिए, अगर नहीं, जिनको पता है नहीं लिखिएगा, जिनको नहीं पता है वो लिखिएगा। जो मेल गैमेट है उसको हम लोग क्या बोले? स्पर्म। हम पहले बोल देते हैं, पहले सुनो। मेल गैमेट क्या है? स्पर्म। फीमेल गैमेट क्या है? ओवम। ओवम जब बना, बन के उसके अंदर जो एपिथेलियम रहा सीलिया, वो जाके कहाँ पे पहुंचा? एम्पुला वाले रीजन पे। इंसेमिनेशन हुआ तो क्या रिलीज हुआ? स्पर्म। स्पर्म में क्या है? मोटिलिटी। मोटिलिटी क्यों है? क्योंकि उसके नेक में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या करेगा? स्विम करके जाएगा ना ओवम से मिलने के लिए, कहाँ पे जाएगा? एम्पुला वाले रीजन पे जाएगा। एम्पुला में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और ओवा मिल गया, स्पर्म और ओवा मिल गया तो पहले बनेगा जाइगोट। जाइगोट दो से, जाइगोट बना तो कितना हुआ? एक सेल, एक सेल से बना दो, दो से बना चार, चार से बना आठ, आठ वाले स्टेज को हम लोग बोले मॉड्यूला। उसके बाद फिर 8 से 16, 16 से 32, फाइनली बना ब्लास्टोसिल। ब्लास्टोसिल में 2 टाइप का सेल्स, जितना सारा डिवाइडेड सेल था सारा एक तरफ अरेंज हो गया, उसको हम लोग बोले इनर सेल मास। और जो बाहर वाला जो सेल्स था वो ऐसे टाइप का एक्सटेंशन बना दिया, जिसको हम लोग बोले ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम में इंप्लांट हो गया। इनर सेल मास के पास स्टेम सेल का प्रॉपर्टी था और वो बना दिया जर्म लेयर। सबसे पहले बना बाहर वाला लेयर एक्टोडर्म, सबसे अंदर वाला लेयर एंडोडर्म, फिर बना उसके बीच वाला लेयर मेसोडर्म। अरे समझ आया? हाँ, ये बेसिक पढ़ा है ना, हल्का फुल्का। बोर्ड्स तो देके आए हो ना जी, ये तो पढ़े ही होगे। चलिए, स्पर्म, स्पर्म से बना ओवम, स्पर्म प्लस ओवम। ओवम को ऐसे ही बना दिया नॉर्मल। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? एम्पुला में। एम्पुला में, एम्पुला में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद बना सेल्स जितना, 2 सेल स्टेज, 4 सेल, फिर 8 सेल स्टेज को हम लोग क्या नाम दिए? को नाम दिए हम लोग मॉड्यूला। मॉड्यूला से क्या बन गया? ब्लास्टुला का जो अंदर का कैविटी था वो हम लोग क्या बोले? ब्लास्टोसिल। सारा डिवाइडेड सेल्स एक साइड में अरेंज हो गया, सारा डिवाइडेड सेल्स एक साइड में अरेंज हो गया। उसके बाद ये क्या बना दिया? बना दिया इनर सेल मास। इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास के पास
स्टेम सेल का प्रॉपर्टी इसी के कारण बन गया जर्म लेयर। जर्म लेयर बाहर वाला बना, बाहर वाला बना एक्टोडर्म, बीच वाला बना एक्टोडर्म, एक्टो तो एंडो, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये बेसिक हम बताएं। अभी आगे हम लोग डिटेल में इस पूरा डेव बायो बोल रहे रिप्रोडक्शन में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चल के ये बन जाता है तुम लोग को डेवलपमेंटल बायो, ठीक है। तो बेसिक था। अब देखिए कुछ कुछ लाइन जो एनसीईआरटी में है उसको हम लोग पहले पढ़ते हैं और वहां पे कहाँ गुगली है वो समझते हैं। सबसे पहले ये टिश्यू जब ऑर्गन्स में जाता है, मतलब टिश्यू से जब ऑर्गन बनने लगते हैं, तो ये टिश्यूज हर एक ऑर्गन में एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट होगा। समझ में आया? एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा, स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा। ये पॉइंट को दिमाग में घुसा लो, क्योंकि अगर लाइन आएगा, देखो जब एग्जाम में ना आपको जवाब नहीं आता है ना तो दिमाग बहुत कुछ सोचता है, ठीक है। अगर ये लाइन आया ना कि एक ऑर्गन में टिश्यूज जो है कोई स्पेसिफिक अरेंज्ड इन नॉन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन, तो लगेगा अरे यार ऑर्गन है, ऑर्गन में तो कुछ तो ये कुछ एक टाइप का टिश्यू होगा, कुछ दूसरा टाइप का टिश्यू होगा, तो प्रोपोर्शन क्या होगा? नॉन स्पेसिफिक होगा। अरे समझ आ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? दिमाग कैसे सोचता है सुबह तो एग्जाम, और आप क्या मार दोगे? नॉन स्पेसिफिक को ट्रू, और आपका क्या चला गया? 5 नंबर गया, गया ना। तो इसलिए ये एनसीईआरटी का लाइन है, टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न। स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में टिश्यूज अरेंज होते हैं, तब जाके बनता है एक ऑर्गन। बस आप डैश डालिए, लिख लीजिए स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न, समझ में आ जाएगा। टिश्यूज हर एक ऑर्गन में स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और एक पैटर्न में अरेंज होता है। स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न, अरे समझ आया क्या बोलना चाह रहे हैं? स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न, ठीक है, लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जब बहुत सारे ऑर्गन्स बन गए, टिश्यू से ऑर्गन्स बन गए, तो ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन करता है। फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन करता है, तब जाके एक सिस्टम बनता है। सर ये क्या बोल दिए सर, फिजिकल केमिकल इंटरेक्शन? अब तुमको हम जो चीज बोल रहे हैं ध्यान से सुनो। तुम्हारा ब्रेन में मास्टर ग्लैंड कौन सा है? घूम गई ना, पिट्यूटरी। अब मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सा है? हाइपोथैलेमस। मास्टर ऑफ मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस का 2 टाइप पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस का नहीं, पिट्यूटरी का 2 पार्ट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर एडिनो हाइपोफाइसिस, अरे समझ आ रहा है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर को हम लोग बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। कुछ समझ आ रहा है ना जी? ये सब पढ़े हैं हल्का फुल्का, कहाँ न्यूरल कंट्रोल में पढ़े थे, ठीक है। अब क्या है कि जो ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी है वो जो अपना जितना सारा सिग्नल्स है, यदि तुमको पिट्यूटरी में पहुंचाना है, पिट्यूटरी में पहुंचाना है, तो वो कुछ कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है ना। तो स्टिमुलेटिंग ऑर्गन्स होता है, ठीक है, स्टिमुलेटिंग, जैसे TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, वो जाके स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी फिर रिलीज करता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो TSH जाके फिर किसको करता है? थायराइड पे एक्ट करता है। तो क्या कर रहा है बेसिकली? एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकल रहा है? केमिकल हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है? केमिकल। तो समझ में आ रहा है केमिकल इंटरेक्शन कैसे हो रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स में? हाइपोथैलेमस, सॉरी पिट्यूटरी, फिर थायराइड, कितना सारा केमिकल इंटरेक्शन। सर फिजिकल इंटरेक्शन कैसे हो रहा है? अरे फिजिकल इंटरेक्शन सोचो, अब इधर आ जाओ, क्या बोलते हैं, ये तो बात हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी का, सॉरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अब इसका बात आ जाइए पोस्टीरियर में। ये डायरेक्ट कंट्रोल एंड रेगुलेशन में होता है ना, हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट रेगुलेशन में होता है ना, बोलते हैं ना डायरेक्ट एक्सॉन यहाँ से निकलता है, ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन। अरे कुछ याद आ रहा है हल्का फुल्का? आ रहा है ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन जो बनता है हाइपोथैलेमस में, लेकिन रिलीज कौन करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अरे ये पढ़ा था ना, हाँ हल्का फुल्का पढ़े थे ना इस चीज को। तो देख रहे हो वो डायरेक्ट फिजिकल इंटरेक्शन में है। समझ में आया? फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स फिजिकली और केमिकली इंटरैक्ट करते हैं और उसके बाद जाके पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन कैसे होता है उसका एग्जांपल हम समझ, समझ आया? अरे हाँ कि ना बोलना, ठीक है। तो ये वाला जो बताए हैं इसको हम रफली हल्का सा लिख देते हैं, ये बस इतना लिख लो, 2 और मोर ऑर्गन्स interact by their physical or chemical interaction, perform a common function by their physical or chemical interaction to form organ system, to form organ
सिस्टम टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। अगर समझ आया तो कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो हम लोग जब उसको आगे पढ़ेंगे तो याद हो जाए। बस हो गया। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, अभी हम बताएं क्या मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होगा ना, और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा ना। एनसीईआरटी देखिए लिखता है, सेल टिश्यूज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट दे एग्जिबिट्स डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल। अरे समझ आया? अरे तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं सर? अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं बेसिक्स पढ़े हैं ये इस चैप्टर का। क्या बेसिक में पढ़े हैं सर? सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में जितना सारा फंक्शन है सब एक सिंगल सेल कर रहा है, चाहे वो न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन। और इधर मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में सब अपना फंक्शन को बांट बांट के तोड़ के यानी डिवीजन ऑफ लेबर दिखा रहा है और फंक्शन कर रहा है। तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में आता क्या है सर? आता है एनिमेलिया। एनिमेलिया को हम लोग क्या बोलते हैं सर? मेटाजोन्स। मेटाजोन्स को हम लोग क्या बोले? उसको दो पार्ट में बांटे, पैराजोन्स और यूमेटाजोन्स। पैराजोन्स में क्या आएगा? जिसमें सेलुलर एग्रीगेशन होगा यानी पॉरीफेरा, और पॉरीफेरा के ऊपर जितने सारे हैं इसके ऊपर सेलुलर एग्रीगेशन के ऊपर यानी टिश्यू इशू शुरू हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि यहाँ पे, और हम लोग क्या पढ़े इसमें? हम लोग पढ़े टिश्यू का एक्चुअल डेफिनेशन कि बहुत सारा सेल्स एक कॉमन ऑरिजिन जब करेगा, कॉमन ऑरिजिन करेगा और एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगा तब टिश्यू बनेगा विद सम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये जो ऑर्गन्स जो इसके अंदर है, ये सारे ऑर्गन्स क्या होगा? एक जब ऑर्गन सॉरी टिश्यूज जब एक ऑर्गन के अंदर है वो क्या एक प्रॉपर पैटर्न में, एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में अरेंज होगा, और बहुत सारा ऑर्गन्स एक दूसरे में फिजिकल और केमिकल इंटरैक्शन करेगा तब जाके एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। अरे समझ आया? क्यों जी, आया मजा? क्लास का फील आया कि नहीं? क्लासरूम लेक्चर ही था इसलिए क्लास का ही फील आया होगा। तो अभी हम लोग टिश्यूज़ का इंट्रोडक्शन लिए, अगले लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ करेंगे। आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो बोला जाता है घंटा बजा दीजिए यानी घंटा दबा दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए। जय हिंद।